नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम के बारे में। ये एक ऐसी बीमारी है जो कि बच्चों में ज़्यादा पाई जाती है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि बड़ों में नहीं देखने को मिलती है। और इस बीमारी की कुछ खासियत ऐसी होती है कि इस पे काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और ख़ासकर अगर पेशेंट बच्चा हो तो इस बीमारी में हो क्या रहा है, पहले हम उसे समझने की कोशिश करेंगे, क्यों हो रहा है फिर उसे समझने की कोशिश करेंगे, और इसमें ट्रीटमेंट कैसे चलता है उसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे, दोनों एलोपैथिक भी और आयुर्वेदिक भी। तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम के पीछे अगर हम देखें, किताबें खोलें, नेट पे सर्च करें, तो हमें देखने को मिलता है कि इसके पीछे रीज़न दिया जाता है इडियोपैथिक, यानी इसके पीछे क्या कारण है कि आपको नेफ्रोटिक सिंड्रोम हुआ, किसी को नहीं पता। एक तरीका होता है जिसे हम कहते हैं किडनी बायोप्सी नेफ्रोटिक सिंड्रोम पेशेंट की जब करवाई जाती है तो उसके अंदर रिजल्ट आता है, वो है MCD, मिनिमल चेंज डिजीज़। अब ये मिनिमल चेंज डिजीज़ क्या कह रही है उसको समझने की कोशिश करेंगे। जब हमने किडनी का सैंपल लिया, बायोप्सी ली, उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखा, तो क्या पाया गया कि इसके अंदर कुछ भी एबनॉर्मल नहीं है, यानी जैसे सबकी किडनियां होनी चाहिए बिल्कुल वैसी ही है। माइक्रोस्कोप के नीचे कोई दिक्कत हमें नज़र नहीं आई, मगर कोई ना कोई दिक्कत ऐसी है, इतनी मामूली है, इतनी छोटी है कि हम उसको नहीं देख पा रहे, इसलिए मिनिमल, बहुत छोटी बदलाव, चेंज डिजीज। अब इसे मिनिमम चेंज डिजीज क्यों लिखा गया, इसे क्यों नॉर्मल किडनी नहीं लिखा गया, उसके पीछे कारण है क्योंकि आपके यूरिन के अंदर प्रोटीन लीक आउट हो रहा है, तो किसी न किसी कारण से हो रहा होगा, वो इसी छोटे से बदलाव की वजह से हो रहा है, ये बताया जा रहा होता है बायोप्सी के अंदर। अगर हम किसी भी छोटे बच्चे जिसको नेफ्रोटिक सिंड्रोम है उसकी हिस्ट्री में जाते हैं तो वहाँ पर हमें कुछ मेडिसिन्स की हिस्ट्री देखने को मिल जाती है। छोटे बच्चे जो हैं वो बीमार ज़्यादा पड़ते हैं, सर्दी खांसी जुकाम उनको होता रहता है। अक्सर जब सर्दी खांसी जुकाम होता है तो माएँ घबराते हुए डॉक्टर के पास जाती हैं, और डॉक्टर जाने अनजाने में कुछ ऐसी दवाइयाँ लिखते हैं जो कुछ बच्चों को नुकसान पहुँचा देते हैं। इसी में एक होता है CPM सिरप। आपको याद है जब हम छोटे थे तो मम्मी हमें लाल दवाई पिलाया करती थी, वो प्लास्टिक की बोतल में डॉक्टर से भर भर कर आती थी, याद है वो लाल रंग का सिरप, वो सिरप होता है CPM सिरप। ये जो है ये आपकी किडनी को डैमेज को करने की क्षमता रखता है अगर इसकी मात्रा ज़्यादा पिला दी जाए। इसलिए मैं कहता हूँ कि जब बच्चा छोटा होता है तो सबसे सेफेस्ट ट्रीटमेंट थेरेपी होम्योपैथिक है, कोई नुकसान नहीं, 2 बूंद 4 बूंद काम अच्छा कर जाती है, तो बच्चों के लिए उस टाइम में सबसे अच्छी ये रहती है। अब जब बच्चे की यूरिन में प्रोटीन लीक आउट होना शुरू होता है, पूरा शरीर हमारा प्रोटीन का बना हुआ है, हमारी स्किन, हमारे बाल, हमारी आंखें, सब कुछ प्रोटीन का बना हुआ है। अब आप खाना दे रहे हो बच्चे को, या फिर कोई बड़ा भी खा रहा है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम का पेशेंट खा रहा है, अब प्रोटीन जो शरीर में गया वो पेशाब के रास्ते से निकल जाएगा, रुक ही नहीं पाएगा। अब शरीर के अंदर प्रोटीन की कमी होनी शुरू होगी, खून के अंदर प्रोटीन की कमी होनी शुरू होगी। अब खून को जो गाढ़ापन होता है, जब निकलता देखते हैं ना, गाढ़ा होता है, पानी की तरह पतला तो होता नहीं है, वो गाढ़ापन कहाँ से मिल रहा होता है, 2 चीज़ों से, प्रोटीन और कोलेस्ट्रॉल। ये दोनों चीज़ें मिलकर खून को गाढ़ापन दे रही होती हैं। अब अगर उसमें से एक चीज़ प्रोटीन कम हो जाए तो खून का गाढ़ापन बनाने के लिए किसको बढ़ना पड़ेगा, कोलेस्ट्रॉल को। इसी वजह से छोटे बच्चे के अंदर भी आपको हाइपरलिपिडीमिया यानी कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाती है नेफ्रोटिक सिंड्रोम के अंदर, क्योंकि प्रोटीन कम है, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है। तो 2 चीज़ें देखने को मिली, पेशाब के अंदर प्रोटीन लॉस, दूसरा खून के अंदर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा। अब प्रोटीन अगर हमारे शरीर में कम हो जाए तो हमें एक चीज़ और देखने को मिलती है कि शरीर में पानी इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, चेहरे पर, पैरों पर। तो पेशेंट की जो फेस जो है वो मून फेस होना शुरू हो जाता है, लेग्स में स्वेलिंग आ रही है। ये तीनों चीज़ें मिलकर, बॉडी में पानी का इकट्ठा होना, पेशाब के रास्ते प्रोटीन का निकलना, खून के अंदर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा होना, ये 3 सिम्टम जहाँ इकट्ठे एक पेशेंट में आ गए, उस पेशेंट को नेफ्रोटिक सिंड्रोम का पेशेंट कहा जाता है। अब सवाल है कि हमने इसको ठीक कैसे करना है। हमने पहले ध्यान देना है पेशेंट के खाने पे। अक्सर हम वीडियो देखते हैं किडनी खराब होने पे प्रोटीन बंद करो। नेफ्रोटिक पेशेंट की अगर बच्चा है उसके खाने के अंदर प्रोटीन बंद नहीं होगा, प्रोटीन दिया जाएगा।
क्यों दिया जाएगा? क्योंकि अगर उसकी बॉडी में प्रोटीन की मात्रा कम होती रही, आपने खाना दिया नहीं, प्रोटीन गया नहीं, तो उसकी बॉडी ख़त्म हो जाएगी, स्वेलिंग बहुत ज़्यादा आ जाएगी, लंग्स में पानी भर जाएगा। तो पेशेंट को हमने प्रोटीन देना है। अगर बच्चा हमारा छोटा है तो खाने में कभी भी प्रोटीन की कमी मत करना, फिर से मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। आपने दूसरा ध्यान क्या देना है कि खाने के अंदर नमक की मात्रा कम होनी चाहिए। अगर नेफ्रोटिक सिंड्रोम के पेशेंट को आप नमक ज़्यादा देते हो किसी भी फॉर्म में, आपने सब्जी के अंदर डाला, पापड़ दिया, अचार दिया, या फिर किसी चीज़ के अपने बुरक के दिया, उस पेशेंट के अंदर हमें स्वेलिंग ज़्यादा देखने को मिलेगी, बीपी शूटअप करना शुरू कर देगा, और बीपी जहाँ पर आ गया, बीपी हाई रहने लग गया, वहाँ पे किडनी को डैमेज और तेज़ी से होना शुरू हो जाएगा। तो आपने प्रोटीन बंद नहीं करना, आपने बंद करना है वो है नमक की मात्रा कम करनी है, ना के बराबर कर दो। जितनी बाकी चीज़ें हैं, चिप्स हैं या फिर आपका अचार है, चटनियाँ हैं, ये सब जिसके अंदर नमक की मात्रा ज़्यादा होती है वो पूरी तरह से बंद हो जाएगी। बच्चा जितना मर्जी रोता रहे उसे रोते रहने देना, बट देना मत। तो ये तो बात होगी कि खाने पीने में हमने किन 2 बड़े बदलावों का ध्यान रखना है। एक गलती पेशेंट के माँ बाप करते हैं कि पेशेंट को सब कुछ बंद करके ना सिर्फ फ्रूट्स खिला रहे होते हैं, बेटा तो फ्रूट्स खा, तो एप्पल खा, तो गुआवा खा, तो पपीता खा, तो ठीक हो जाएगा। फल दो, मना नहीं है, बट मात्रा का ध्यान रखना है कि एक कटोरे से ऊपर फल बच्चे को देने की ज़रूरत नहीं है। बच्चे की जो ज़रूरत है वो रोटी है, वो चावल है जो आपने बंद कर रखा है, क्योंकि उसकी ग्रोथ होनी है, वो प्रोटीन है जो आपने देना है जिसकी शरीर में कमी हो रही है। अगर आप खाने के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन अच्छी मात्रा में रखते हो तो पेशेंट को कम नुकसान होता है, याद रखना। अब सवाल हम करते हैं, अब चलते हैं ट्रीटमेंट के ऊपर। आयुर्वेद, होम्योपैथी और आपका एलोपैथी, कौन सा काम करेगा कौन सा काम नहीं करेगा हमें नहीं पता। सच वाली बात, नेफ्रोटिक सिंड्रोम में कभी ट्रीटमेंट एक ही बारी में हो जाता है और कभी अगर आप पूरी ज़िंदगी लगो तो भी नहीं हो पाता। तो जो उसमें अप्रोच होती है वो डिफरेंट हमें अप्रोच लेनी पड़ती है। तो स्टीरॉयडल ट्रीटमेंट एलोपैथी में दिया जाता है, वाइसोलोन दिया जाएगा, वाइसोलोन के बाद हमारे रिटुक्सीमैब और टेक्नोमिलस, ये 2 चीज़ें यूज़ की जाती है। और कुछ पेशेंट्स में वो अच्छा काम करती है, कुछ पेशेंट्स में वो बिल्कुल काम नहीं कर पाती। पेशेंट की रिलैप्स बना रहता है, प्रोटीन रुका रहा, 5 महीने 6 महीने रुका रहा, साल बाद फिर से शुरू हो गया। अब दिक्कत ये है कि हम ये जो स्टीरॉयड थेरेपीज होती है बार बार नहीं कर सकते, तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें बॉडी में ही बदलाव करना होता है। हमें समझना है कि किडनी के अंदर ये हो क्यों रहा है। किडनी के अंदर ये इसलिए हो रहा होता है क्योंकि वहाँ पर ऐसी बीमारी है जो हमारे माइक्रोस्कोप से नहीं नज़र आ रही, जिसे हम MCD कह रहे हैं। मगर अगर हम ध्यान से सोचने की कोशिश करें, कोई भी चीज़ किसी भी चीज़ को तब नुकसान पहुँचाती है जब वहाँ पर किसी टाइप की सूजन हो। अगर किडनी के अंदर सूजन आ रही है, बहुत मामूली से आ रही है, तो उसे माइक्रोस्कोप में नहीं देख पाएंगे। तो हमें क्या करना होता है, उसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी ट्रीटमेंट चलाना होता है, और इसी वजह से स्टीरॉयड काम कर जाते हैं एलोपैथी के। जैसे आप दोगे इन्फ्लेमेशन गई, बट जैसे आप स्टीरॉयड बंद करते हो वापस आती है। तो हमें कोई ऐसी दवाई देनी है जो इन्फ्लेमेशन हटाए और शरीर को नुकसान ना पहुँचाए। तो वहाँ पर जो आयुर्वेद है वो बहुत अच्छा काम करता है। जब हम आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट प्लेस करते हैं तो वहाँ पर जो इन्फ्लेमेशन होने की जो संभावनाएं हैं और इन्फ्लेमेशन जो हो रही है, सूजन जो हो रही है, वो चली जाती है। तो जो रिलैप्स हो रहा होता है बार बार नेफ्रोटिक सिंड्रोम का, जो प्रोटीन लॉस हमारा बार बार शुरू हो जाता है, वो नहीं हो पाता है। पेशेंट एक बहुत अच्छी लाइफ आराम से बिना किसी दिक्कत के आराम से जी पाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ इससे आप नेफ्रोटिक सिंड्रोम के बारे में बहुत कुछ जान गए होंगे, क्या गलतियाँ करते हैं पेशेंट, खाने पीने का किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। फिर भी माइंड में कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना चाहते हो, मोस्ट वेलकम, आप आके मिल सकते हो। और इसी के साथ आप सभी से चलने की आज्ञा चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।